Hello, students. How are you all? So, today we are going to discuss about the human respiratory system, that is मानव श्वसन तंत्र. तो यहाँ पे ये मानव श्वसन तंत्र की डायग्राम है, आप देख सकते हैं. तो जो सबसे पहला अंग है जो मानव श्वसन तंत्र में आता है वो है नासाद्वार, राइट. तो नासाद्वार से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है और उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम ग्रसनी बोलते हैं और हवा इस ग्रसनी में पहुंच जाती है. ये जो ग्रसनी है ये कॉमन ट्रैक होता है फूड के लिए भी, यहाँ से फूड आ रहा है और हवा के लिए भी. फिर इसके बाद ये जो वायु है जिसको हम नाक से ले रहे हैं, वैसे मुंह से भी ले लेते हैं लेकिन ज़्यादातर हम नाक से ही लेते हैं और नाक से ही लेनी चाहिए हमें, क्योंकि नाक में क्या होता है छोटे छोटे बाल होते हैं. तो अगर कोई धूल या मिट्टी का कण या कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ हमारे नाक में जो बाल होते हैं उसमें फंस जाते हैं. इसके साथ ही नाक में श्लेष्म भी होता है, उसमें भी बाहर से आए हुए धूलकण या बैक्टीरिया फंस जाते हैं और साफ स्वच्छ हवा अंदर जाती है. अब ग्रसनी से जो हवा है वो यहाँ कंठ में जाती है, ठीक है, बिकॉज इसके पीछे यहाँ जो है ओइसोफेगस है, मीन्स फूड पाइप है. तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो कंठ है ये यहाँ ऊपर से एक एपिग्लॉटिस नाम का एक कवरिंग होती है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये जो एंट्री है ये बंद रहती है. जैसे आप यहाँ फूड लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से फूड इस तरफ आ जाता है और उस एपिग्लॉटिस से ये जो कंठ है वो ढक जाता है ताकि जो खाने के कण हैं वो इस तरफ ना जा पाएँ, मीन्स आपके श्वास नली में ना जा पाएँ. कई बार क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हैं और खाना खाते हुए अगर आप बोल रहे हैं तो आपको एकदम से खांसी हो जाती है. वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो सांस आपकी इस कंठ में जा रही है और कंठ में सांस जाने के लिए वो एपिग्लॉटिस नाम का जो ढक्कन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो खुल जाता है और इसकी वजह से आप खाना भी खा रहे हो तो वो खाना थोड़ा सा खाने के जो कण हैं वो आपके कंठ में चले जाते हैं और उसकी वजह से आपको खांसी आती है. और इसीलिए कहते हैं कि हमें खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए. तो ये जो हवा है वो यहाँ ग्रसनी से कंठ में चली जाएगी और कंठ से फिर ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये इस तरह से ये सी शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको हम उपास्थि वलय भी कहते हैं. यू कैन सी उपास्थि वलय हम इनको कहते हैं. और तो हवा जो है इस श्वास नली से होती हुई यहाँ पहुँच जाती है. यहाँ आप देख सकते हैं श्वास नली दो हिस्सों में डिवाइड है, 1 और 2. एक हिस्सा एक फेफड़े में चला गया, ये एक फेफड़ा है और ये दूसरा फेफड़ा है, और दूसरा हिस्सा दूसरे फेफड़े में चला गया. तो ये होगी श्वास नली और ये होगी आपकी श्वसनी, ये वाला पार्ट, ठीक है. ये श्वास नली और ये श्वसनी. अब श्वसनी आप देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड है. ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिनमें ये श्वसनी आगे डिवाइड कर रही है आगे जाके, उसको हम बोलते हैं श्वसनिका. क्या बोलते हैं? श्वसनिका. और हर एक श्वसनिका के एंड में देखो इस तरह से छोटे छोटे, आपको मैं और क्लियर करके आपको दिखाती हूँ. ये देखो छोटे छोटे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड से, ये इनको हम बोलते हैं कूपिका कोश, ठीक है. क्योंकि एंड में जब हवा यहाँ से श्वास नली से श्वसनी से श्वसनिका से होती हुई जाती है तो एंड में ये यहाँ इन कूपिका कोश में पहुँच जाती है और यही कूपिका कोश में जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है. यहाँ से ऑक्सीजन हमारे रक्त वाहिकाओं में चली जाती है और रक्त वाहिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कि उन्होंने शरीर के विभिन्न भागों से लेके आया हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कूपिका कोश में पहुँचती है और इस ट्रैक से वापिस होती हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. क्लियर? तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो आपका
श्वसन तंत्र का पूरा सिस्टम है ये, उसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि सबसे पहले नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका और अंत में कुपिका कोश, जहाँ पे क्या हो रहा है, गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। क्लियर टू यू ऑल, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे एक और बात, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि ये जो श्वास नली है, यहाँ पे ये छोटे छोटे सी शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने बोला उपास्थि वलय। तो ये जो उपास्थि वलय हैं इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो आपकी श्वास नली है इसको सिकुड़ने से रोकते हैं। मीन्स जब आप एक्सपिरेशन कर रहे हैं, मीन्स सांस बाहर को भी छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो आपकी श्वास नली है ये सिकुड़ सकती है। तो इसको सिकुड़ने से बचाने के लिए इसके चारों तरफ ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, उपास्थि वलय होते हैं, जो इस नली को सिकुड़ने नहीं देते और गैसों की आवाजाही आसानी से हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों लंग्स को, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स, पसलियाँ। इधर भी और ये इधर से हमने ये काटी हुई शो की हैं, बिकॉज अंदर से हम लोग लंग शो कर रहे हैं, फेफड़े शो कर रहे हैं, तो हमने कटी हुई शो की हैं ये, राइट। तो ये जो रिब्स हैं ये 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर रिब्स के होते हैं, पसलियों के होते हैं, जो कि इन दोनों लंग्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, मीन्स इनकी सुरक्षा करती हैं। और यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इस डायफ्राम के ऊपर ही लंग्स होते हैं। अब जब आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस केस में जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, मीन्स सांस अपने अंदर ली, तो उस टाइम पे आप फील कर सकते हैं, आप साथ साथ करके देख सकते हैं, जैसे ही आपने सांस अंदर ली तो क्या हुआ, आपकी चेस्ट आपको ऊपर उभरी हुई फील होती है, मीन्स ये पसलियाँ आपकी ऊपर उठ जाती हैं और ये जो डायफ्राम है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो ये वक्ष गुहा है, जहाँ पे ये लंग्स हैं, जहाँ पे ये फेफड़े हैं, इस वक्ष गुहा का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण अंदर दाब कम होता है और बाहर दाब अधिक होने के कारण आसानी से ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर फेफड़ों में पहुँच जाती है, राइट। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे जाती हैं और डायफ्राम आपका कैसा हो जाएगा, शी शेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शी शेप्ड, इस तरह से ऊपर उठ जाएगा, जिसकी वजह से जो वक्ष गुहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो दाब है वो बढ़ जाएगा बाहर की अपेक्षा। अब यहाँ दाब ज़्यादा है, यहाँ दाब कम है, तो हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की हो जाती है। इसलिए जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर, राइट। तो ये था आज का टॉपिक, मानव श्वसन तंत्र। थैंक यू।